यूजीसी ने नए रेगुलेशन चालू कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने वो जो रोहित वेमुला एक्ट जिसकी कि भाजपा भर्त्सना कर रही थी, उसको बैकडोर से लागू कर दिया है। और वहाँ पर आप अब हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में आप देखेंगे कि वहाँ पर एक वर्ग जो है वो परमानेंट ऑपरेसर है और आरोपी है, और बाकी सब लोग जो हैं वो हर वक्त ये ढूंढते घूमेंगे कि साहब कि उसने कौन सा उसने गलती कर दी, उसने कहीं मन में तो नहीं सोच लिया कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो वो थॉट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट था जॉर्ज ऑरवेल वाला, वो पूरी तरह से लागू कर दिया है। वो देखा आपने क्या? बिल्कुल देखा मैंने। उसमें SC ST OBC के अलावा महिलाएं भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 90% लोग मिलकर 10% लोगों की विच हंटिंग करेंगे। 10% सवर्ण लड़के डरे डरे भागे भागे घूमेंगे। इसको आप समझिए। मतलब ये पूरा जो केस है, ये इसके लिए जो टारगेट पे है, एक तो आपको लड़का होना चाहिए और दूसरे आपको सवर्ण होना चाहिए, और बाकी पूरी दुनिया आप पे निशाना लगाने के लिए स्वतंत्र है। और ये रोहित वेमुला वाले मामले में भी दो बातें आपने देखी होंगी कि भाजपा ने भी उसका जो विरोध किया था वो लिप सर्विस ज्यादा थी, एक रस्मी विरोध किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। और दूसरी बात है कि रोहित वेमुला तो अगर एट ऑल अगर उसको नजीर बनना चाहिए, अगर रोहित वेमुला का ही उदाहरण दिया जाना चाहिए तो फ्रॉड में दिया जाना चाहिए कि किस तरह उसने एक फर्जी SC ST सर्टिफिकेट बनाकर अपने आप को उसमें दाखिल करा लिया और उसके बाद यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद घुट के डर के उसने सुसाइड कर लिया। तो मतलब एक OBC छात्र दलित बन जाता है और उसको दलितों का एक एग्जाम्पल बना दिया जाता है। तो और अभी भी देखिए जो ये आया है, ये पूरी तरह से, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि साहब ये एजुकेशन के मामले में जब ये पश्चिमी यूनिवर्सिटीज को हमारे यहाँ कैंपस खोलने की बात कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ इट्स नॉट सच अ गुड आइडिया। और लेकिन एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज्यादा अभिभूत नजर आते थे और उन्होंने बहुत ब्लाइंड नकल की उनकी। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम एजुकेशन के मामले में जिस तरह हम पश्चिमी कैंपसेस को कॉपी कर रहे हैं और जिस तरह DEI की बात कर रहे हैं, जिस तरह हम लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, जिस तरह हम विच हंटिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो इस तरह तो सारे कैंपस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इसमें एक मुद्दा तो मैं लगातार उठाता रहा हूँ कि कम से कम साहब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को तो बख्श दीजिए। उसमें तो साहब ये जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, इनका कोई सेंस नहीं है। आफ्टर ऑल मेडिकल कॉलेज में तो आप नहीं पढ़ाते ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे क्या एकदम खलियर हैं क्या कि उनको ह्यूमैनिटीज पढ़ाया जाए? उनके पास भी समय नहीं होता, उनके पास भी बहुत काम होता है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ह्यूमैनिटीज को ले जाना और इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज दोनों ही कॉलेज में DEI का कंसेप्ट ले जाना, उसके आधार पे विच हंटिंग के लिए ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए कमेटियां बना देना और 90% लोगों के निशाने पे 10% लोगों को रख देना, ये पागलपन है। ये मुझे लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि साहब हमने तो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही किया ये सब। अच्छा, ये बात मैं बता दूं जरा से। कल मैं देख रहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A को लेकर जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन आपस में डिफर कर गए, और ये इस साल का पहला मुकदमा हुआ जो कि दो जजेस आपस में डिफर किए और चीफ जस्टिस के पास मामला भेज दिया गया एक लार्जर बेंच बनाने के लिए। अब मेरा ये कहना है कि एक बार फॉर वंस एंड फॉर ऑल इस बात को समझ लीजिए कि फैसला न्यायपालिका नहीं करती, फैसला जज करता है। न्यायपालिका अगर फैसला करती होती तो फैसले लागू होते। जब जजेस फैसला करते हैं तो एक दूसरे के फैसले बदलते चले आ रहे हैं और रूल करते आ रहे हैं, और एक ही बेंच में बैठ के दो जजेस अपनी अपनी बात कहते हैं। कल का फैसला इस बात की सबसे बड़ी नजीर है। मेरा बार बार मानना है कि संविधान वही है, कानून वही है, उसको पढ़ने वाला जो एक इंसानी दिमाग होता है वो अपने तजुर्बों और अपनी सोच और अपनी विचारधारा के हिसाब से उस कानून की उस संविधान की व्याख्या करता है। और ये बात हमने कल सेक्शन 17A वाले मामले में देखी। तो जो आप पूछ रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस को लागू किया है, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि साहब वो DY चंद्रचूड़ साहब अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं। DY चंद्रचूड़ तो जो क्या थे वो ये सारे कंसेप्ट उन्हीं के लाए हुए हैं। ये सारे कंसेप्ट DI के और इस तरह के सारे कंसेप्ट चंद्रचूड़ साहब के लाए हुए हैं। लेकिन साहब फंस तो गए ना आप लोग, क्या करेंगे? UGC में तो देखिए वैसे भी चाहे जितनी भी संस्थाएं हों सब में लेफ्टिस्ट बैठे हो,
और वो इसी तरह के मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसा कोई भी मौका लगता है, तो वो तुरंत जो है वो अपना एजेंडा लागू कर देते हैं। अच्छा, इन लोगों के पास बेवकूफ़ों की कमी भी नहीं है, जो और कोई नहीं मिलता तो दिलीप मंडल को ही ले आते हैं अंदर। एक दिलीप साल के मंडल अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े सब के सब लोग जेल चले जाएंगे। अगर ये कानून बन गया तो एक साल के अंदर एबीवीपी से जुड़े तमाम छात्र नेता आपको जेल में नजर आएंगे। ये ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। एबीवीपी जो है इससे अधिक और जब एबीवीपी मार खाएगी तब बीजेपी को समझ में आएगा उसने क्या किया। बिल्कुल सही है। तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो एबीवीपी में से जितने भी जनरल छात्र हैं उनको हटा देंगे, सेफ हो जाएंगे। वैसे इतना मैंने मूर्ख किसी को नहीं देखा, अपने ही वोटर पर थूकता है अगर कोई, तो वो बीजेपी थूकती है। और आज मायावती ने इस मामले को पकड़ लिया। आपने देखे मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, देखिए, एक बात है कि एक बड़ा एक सिस्टमैटिक कैंपेन चलाया जा रहा है और वो कैंपेन गलत है। वो कैंपेन गलत है, लेकिन उसका फायदा मायावती को मिल सकता है। बात सुने, बहुत जमाने से कि कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। ये कैंपेन 2022 में भी चलाया गया था, जब वो उसकी गाड़ी पलटी थी, क्या नाम है, कौन कौन दुबे, विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी। मैंने तब भी कहा था कि एक अपराधी की गाड़ी पलटने से कोई ब्राह्मण जाति दूर नहीं जा रही है। तो विजय मिश्रा जैसे लोग जेल में सड़ा दिए गए और पता चला कि वहां पे भाजपा जीत गई। तो श्रीकांत त्यागी वाला मामला हो गया गाजियाबाद में, तो उसको एंटी ब्राह्मण बता दिया। ये सब बकवास था। और आपने देखा 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को क्षत्रियों से ज्यादा वोट ब्राह्मणों ने दिया। तो वो हालात अभी भी है, लेकिन चूंकि एक कैंपेन चलाया जा रहा है तो उसके तहत अच्छा। और अखिलेश यादव की तरफ चल रहा है उसकी तो ये कॉग्निजेंस भी नहीं दे रहे ना। ये तो बल्कि उन्हीं नैरेटिव्स को और स्ट्रेंथन करने की दिशा में काम करते रहते हैं, चाहे मोहन यादव हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे एनसीईआरटी हो। नहीं, ये जो कैंपेन चल रहा है, बैठे बैठे जो है ताली बजाते रहते हैं। नहीं, ये जो कैंपेन चल रहा है ये चल ही रहा है मध्य प्रदेश से, और मोहन यादव के चलते चल रहा है। मोहन यादव जिन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम जातिवादी थे और भगवान राम क्रूर थे और अत्याचारी थे। उसके बाद उन्होंने डीएमके के एक सांसद को अपनी पैरवी के लिए वकील रख लिया। उसके बाद उन्होंने आगे आके विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे बयान देने शुरू कर दिए कि डंके की चोट पे ये करूंगा, डंके की चोट पे आरक्षण लागू करूंगा, चलाने वाली बातें। फिर मोहन यादव को आपने देखा अनिल मिश्रा वाले मामले में, तो उन्होंने इतनी ज्यादा गलत हरकतें की कि यहाँ तक कि हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आपने एकदम सारा काम ही गलत किया है, पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आ रहा है। तो लेकिन मोहन यादव मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबोना चाह रहे हैं या कि डुबो रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम आदमी का एक परसेप्शन ये भी बन गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है सब मोदी और शाह डिक्टेट करते हैं, विच इज नॉट ट्रू। ये ऐसा संभव नहीं है। और मैंने भी सरकारी व्यवस्था को बहुत क्लोजली देखा, और आप तो उसका हिस्सा भी रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि माइक्रो मैनेज एक लिमिट तक हो सकता है, उसके आगे नहीं होता है। तो मोहन यादव का जो ओवरऑल एटीट्यूड है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मोदी और शाह ने फोन करके कहा होगा कि मोहन जी ऐसा करिए, किसी डीएमके के सांसद को वकील रखिएगा, मोहन जी ऐसा करिए कि भगवान राम के खिलाफ एफिडेविट जरूर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा करा होगा। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि मोहन यादव अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत तो प्रधानमंत्री मोदी को उस बयान से शुरू हो जाती है ना, हिसाब चुकता वाला जो उनका बयान था। तो ये इसकी शुरुआत तो ऊपर से ही आ रही है। और ऐसे मौके पर चूंकि अखिलेश यादव की तरफ जाना नहीं चाहते, तो ब्राह्मण वोटों को लिए एक चारा मायावती ने डाला है, इसमें दो राय नहीं है। पर ये कितना सफल होगा मुझे तो नहीं लगता। और खास तौर से इसको इस तरह देखें कि मायावती का जो नहीं है, बात ब्राह्मणों के प्रासंगिक होने की है। उस पर भी आ जाते हैं। जहां तक लोगों को कह रहे हैं कि मायावती की तरफ ब्राह्मण वोट बैंक चला जाएगा, तो मायावती का जो मूल वोट बैंक, जो दलित वोट बैंक है, वो 21% से 9.5% पे आ गया। उनका अपना वोट बैंक चंद्रशेखर रावण की तरफ चला जा रहा है, सपा की तरफ, भाजपा की तरफ चला जा रहा है। तो ऐसे में ब्राह्मण वोट उधर जाएगा। अब मुस्लिम वोट बैंक उनको पूरी तरह छोड़ चुका है, वो नहीं है। रही बात प्रासंगिक होने की, तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अच्छी खासी 14-15% पॉपुलेशन है, तो हमेशा से प्रासंगिक है, इसमें कोई नई बात नहीं।